अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है इमरान सीरीज बाय इब्ने सफ़ी। खौफनाक इमारत एपिसोड 2। गली सुनसान पड़ी थी। आगे बढ़ा तो दाहिने हाथ को एक दूसरी गली दिखाई दी। अब दूसरी गली को तय करते वक्त उसे एहसास हुआ कि वहां तो गलियों का जाल बिछा हुआ था। लिहाजा सर मारना फजूल समझकर वो फिर सड़क पर आ गया। वो उस गली के सिरे से थोड़े ही फासले पर रुककर एक बुक स्टॉल के शोकेस में लगी हुई किताबों के रंगारंग गर्दपोश देखने लगा। शायद 5 ही मिनट बाद एक टैक्सी ठीक उस गली के धाने पर रुकी और एक मुअम्मर आदमी उतरकर किराया चुकाने लगा। उसके चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी, लेकिन इमरान उसकी पेशानी की बनावट देखकर चौंका। आंखें भी जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। जैसे ही वो गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफी फासला पर था और तारीकी होने की वजह से देख लिए जाने का भी खदशा था। वो एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उधर दरवाजा खुला और बूढ़ा कुछ बुड़बुड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया था। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सर खुजाकर रह गया, लेकिन वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। अंदर दाखिल होने के इम्कानात पर गौर करता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया और फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहट लेनी शुरू कर दी। लेकिन शायद उसका सितारे ही गर्दिश में आ गया था। दूसरे ही लम्हे में दरवाजे के दोनों पट खुले और दोनों आदमी उसके सामने खड़े थे। अंदर मध्यम सी रोशनी में उनके चेहरे तो ना दिखाई दिए, लेकिन वो काफी मजबूत हाथ पैर के मालूम होते थे। कौन है? उनमें से एक ने तहकमाना लहजे में पूछा। मुझे देर तो नहीं हुई, इमरान तड़ से बोला। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब न मिला। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया। 313, इमरान ने अहमकों की तरह बक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसे ध्यान नहीं था। अचानक उसे गिरबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने मुज़ाहमत नहीं की। अब बताओ तुम कौन हो? एक ने उसे धक्का देकर कहा। अंदर ले चलो, दूसरा बोला। वो दोनों उसे धकेलते हुए कमरे में ले आए। यहाँ 7 आदमी एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे हुए थे और वो बूढ़ा जिसका ताक्कुब करता हुआ इमरान यहाँ तक पहुंचा था शायद सरकर्दा की हैसियत रखता था, क्योंकि वो मेज के आखिरी सिरे पर था। वो सब इमरान को तहय्युर आमेज नजरों से देखने लगे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान में खड़ा चमड़े की जैकेट वाले को घूर रहा था। आहा! यकायक इमरान ने कहका लगाया और अपने गोल गोल दीदे फिराकर उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी महबूबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, उसने तहय्युर आमेज लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। तुमने मेरी महबूबा पर डोरे डाले हैं। क्या कुछ नहीं बोला? तुमने एक रात उसके साथ बसर की। मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब बूढ़े ने सवाल किया और उन दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए थे। उन्होंने सब कुछ बता दिया था। इस दौरान में इमरान बराबर अपने मुखातिब को घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दूसरे लोगों से उसे वाकई कोई सरोकार ना हो। फिर अचानक किसी का घुंसा इमरान के जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे खिसक गया। उसने झुककर अपनी हैट उठाई और उसे इस तरह झाड़ने लगा जैसे वह इत्तफाकन उसके सर से गिर गई हो। वह अब भी जैकेट वाले को घूरे जा रहा था। मैं किसी इश्किया नावल के सादतमंद रकीब की तरह तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो सकता हूँ, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, बूढ़ा चीखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या उस रात को तुम ही वहां थे? इमरान ने उसकी तरफ देखने की जहमत गवारा न की। ये जिंदा बचकर ना जाने पाए, बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला। मगर शर्त यह है, इमरान मुस्कुराकर बोला, मैयत की बेहुरमती ना की जाए। उसके हमाकत आमेज इत्मीनान में जरा बराबर भी फर्क ना होने पाया था। 3-4 आदमी उसकी तरफ लपके। इमरान दूसरे ही लम्हे डपट कर बोला, हैंड्स अप। इसके साथ ही उसका हाथ जेब से निकला। उसकी तरफ झपटने वाले पहले तो ठिठके, लेकिन फिर उन्होंने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर की बजाय रबड़ की एक गुड़िया थी। फिर बूढ़े की गरजदार आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया और वो फिर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही उसके करीब पहुंचे, इमरान ने गुड़िया का पेट दबा दिया। उसका मुंह खुला और पीले रंग का गहरा गुबार इसमें से निकलकर 3-4 फुट के दायरे में फैल गया। वो चारों बेतहाशा खांसते हुए वहीं ढेर हो गए। जाने ना पाए, बूढ़ा फिर चीखा। दूसरे लम्हे में इमरान ने काफी वजनी चीज इलेक्ट्रिक लैंप पर खींच मारी। एक जोरदार आवाज के साथ बल्ब फटा और कमरे में अंधेरा फैल गया। इमरान अपने नाक पर रुमाल रखे हुए दीवार के सहारे मेज के सिरे की तरफ खिसक रहा था। कमरे में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया था। शायद वो सब अंधेरे में एक दूसरे पर घुंसाबाजी की मशक करने लगे थे। इमरान का हाथ आहिस्ता से मेज के सिरे पर रेंग गया और उसे नाकामी नहीं हुई। जिस चीज पर शुरू ही से उसकी नजर रही थी उसके हाथ आ चुकी थी। ये बूढ़े का चिरमी हैंडबैग था। जवाब में वापसी में किसी ने कमरे के दरवाजे पर उसकी राह में हाइल होने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने के 2-3 दांतों को रोता हुआ ढेर हो गया। इमरान जल्द से जल्द कमरे से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसके हलक में भी जलन होने लगी थी।
गुड़िया के मुंह से निकला हुआ गुब्बार अब पूरे कमरे में फैल गया था। खांसियों और गालियों का शोर पीछे छोड़ता हुआ वो बैरूनी कमरे तक पहुंच गया। गली में निकलते ही वो करीब ही की एक दूसरी गली में घुस गया। फिलहाल सड़क पर निकलना खतरनाक था। वो काफी देर तक पेच दर पेच गलियों में चकराता हुआ एक दूसरी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठा हुआ इस तरह अपने होंठ रगड़ रहा था जैसे सचमुच अपनी किसी महबूबा से मिलने के बाद लिपस्टिक के धब्बे छुड़ा रहा हो। दूसरी सुबह कैप्टन फयाज के लिए एक नई दर्द सिरी लेकर आई। हालात ही ऐसे थे कि बराह रास्त उसे ही मामले में उलझना पड़ा, वरना पहले तो मामला सिविल पुलिस के हाथ में जाता। बात यह थी कि उस खौफनाक इमारत से तकरीबन 1 या 1.5 फरलांग के फासला पर एक नौजवान की लाश पाई गई थी, जिसके जिस्म पर कथई पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फयाज ने इमरान की हदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात करा दिया था। उनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और ना उन्होंने कुर्बो जुबार में किसी किस्म की कोई आवाज़ ही सुनी। लेकिन फिर भी इमारत से थोड़े फासले पर सुबह को एक लाश पाई गई। जब कैप्टन फयाज को लाश की इतला मिली तो उसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा बिठाने की तजवीज़ क्यों पेश की थी। उसने वहां पहुंचकर लाश का मुआयना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी। कैप्टन फयाज वहां से बौखलाया हुआ इमरान की तरफ चल दिया। उसकी तबीयत बुरी तरह झुलाई हुई थी। वो सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात बताने की बजाय मीरो गालिब के ऊट पटांग शेर सुनाना शुरू कर दिए तो क्या होगा। बाज़-औक़ात उसकी बेतुकी बातों पर उसका दिल चाहता था कि उसे गोली मार दे, मगर इस शोहरत का क्या होता। उसकी सारी शोहरत इमरान के दम से थी। वो उसके लिए अब तक कई पेचीदा मसाइल सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारात में नाम फयाज का छपता था। यही वजह थी कि उसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। इमरान उसे घर ही पर मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वो अपने नौकर सुलेमान के सर में कंगा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूर अंदेश माँ के से अंदाज में उसे नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फयाज कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सुलेमान की पीठ पर घूंसा झाड़कर कहा, अबे तूने बताया नहीं कि सुबह हो गई। सुलेमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान, तुम आदमी कब बनोगे? फयाज एक सोफे पर गिरता हुआ बोला, आदमी बनने में मुझे कोई फ़ायदा नजर नहीं आता। अलबत्ता मैं थानेदार बनना ज़रूर पसंद करूंगा। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाना पसंद करो। लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात उस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था? मुझे कुछ याद नहीं। इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला, क्या वाकई मैंने कोई ऐसी हरकत की थी? इमरान, फयाज ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूँ तो मुझ पर 1000 बार लानत। 1000 कम है, इमरान संजीदगी से बोला। कुछ और बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूंगा। फयाज की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और गरज कर बोला, जानते हो, आज सुबह वहां से 1 फरलांग के फासला पर एक लाश और मिली है। अरे तौबा! इमरान अपना मुंह पीटने लगा। कैप्टन फयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रखकर ना जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने उसकी दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि यह हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? इमरान बुड़बड़ाया, फिर संजीदगी से पूछा, पहरा था वहां? था। मैंने रात ही ये काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट? कुछ भी नहीं। उन्होंने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन मैं उस लाश की बात कर रहा था। किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालात के जवाबात भी दिए जाओ। कब्र के मजावर की क्या खबर है? वो अब भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा तो अली इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर उस खपती के पीछे क्यों पड़ गए हो? खैर जाने दो, अब मुझे उसके मुतालिक कुछ और बताओ। क्या बताऊं? बता तो चुका। सूरत से बुरा आदमी नहीं मालूम होता। खूबसूरत और जवान, जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कथई रंग की पतलून। क्या? इमरान चौंक पड़ा और चंद लम्हे अपने होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकोड़े। फयाज की तरफ देखता रहा, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। क्या बकवास है? फयाज झुंझलाकर बोला, अव्वल तो तुम्हें अशार ठीक याद नहीं, फिर यहाँ इसका मौका कब था? इमरान, मेरा बस चले तो तुम्हें गोली मार दूं। क्यों? शेर में क्या गलती है? मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरब्त मालूम होते हैं। ला हौल वला कुव्वत। मैं भी इन्हीं लुग़वियात में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बातें करो, तुम ना जाने क्या कर रहे हो। मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी वहां से पहरा ना हटाया जाए। तुम्हारे एक आदमी को हर वक्त मजावर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूं, वरना तुम्हारी काफ़ी मदारात करता। हाँ, महबूबा यक चशम को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि रकीब रूसिया का सफाया हो गया, बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना पड़ेगा।
अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है। इसके बाद तुम कोशिश करोगे तो मेरी शादी उसके साथ हो जाएगी, क्या समझे? इमरान फयाज मार बैठने की हद तक संजीदा हो गया। यस बॉस, बकवास बंद करो, मैं अब तुम्हारी जिंदगी तल्ख कर दूंगा। भला वो किस तरह सुपर फयाज? निहायत आसानी से, फयाज सिगरेट सुलगाकर बोला। तुम्हारे घर वालों को शुबा है कि तुम अपना वक्त आवारगी और अय्याशी में गुजारते हो, लेकिन किसी के पास इसका ठोस सबूत नहीं। मैं सबूत मुहैया कर दूंगा। एक ऐसी औरत का इंतजाम कर लेना मेरे लिए मुश्किल ना होगा जो बराह रास्त तुम्हारी अम्मा बी के पास पहुंचकर अपने लुटने की दास्तान बयान कर दे। ओह, इमरान ने तशवीश आमेज अंदाज में अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा जी की जूतियां ऑल प्रूफ हैं। खैर सुपर फयाज, ये भी करके देख लो, तुम मुझे एक साबिर व शाकिर फर्जंद पाओगे। लो च्युइंगम से शौक करो। इस घर में ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा, फयाज बोला। तुम्हारा घर तो मौजूद ही है, इमरान ने कहा, तो तुम नहीं बताओगे, जाहिर है। अच्छा, तो अब तुम इन मामलात में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूंगा, फयाज उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला। और अगर तुम इसके बाद भी अपनी टांग अड़ाए रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूंगा। ये गिरफ्त टांगों में होगी या गर्दन में? इमरान ने संजीदगी से पूछा। चंद लम्हे फयाज को घूरता रहा, फिर बोला, ठहरो। फयाज रुककर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर वही चिरमी बैग निकाला जिसे वो कुछ नामालूम अफराद के दरमियान से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंडबैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फयाज की तरफ बढ़ा दिए। फयाज ने जैसे ये कागज की तह खोली, बेख्तियार उछल पड़ा। अब वो तेजी से दूसरे कागजात पर भी नजरें दौड़ा रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिले? फयाज तकरीबन हाँपता हुआ बोला। शिद्दत जोश से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी फरोश की दुकान पर, बड़ी दुश्वारी से मिले हैं, 2 आना शेर के हिसाब से। इमरान, खुदा के लिए, फयाज थूक निकल कर बोला। क्या कर सकता है बेचारा इमरान? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। वो अपनी टांगे अड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे। प्यारे इमरान, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इतना संजीदा हूं कि तुम मुझे बीपी की टॉफियां खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले हैं? सड़क पर पड़े हुए मिले थे और मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुंचा दिया। अब कानून का काम है कि वो ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियां लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली। फयाज बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन इसे सुन लो, इमरान कहका लगाकर बोला। कानून के फरिश्ते भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा तो यही बता दो कि इन मामला से इन कागजात का क्या ताल्लुक है? फयाज ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इमरान संजीदा हो गया। इतना मैं जानता हूं कि ये कागजात फौरन ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका इन बदमाशों के पास होना क्या मायने रखता है? किन बदमाशों के पास? फयाज चौंक कर बोला। वो ही उस इमारत में। मेरे खुदा, फयाज मुस्तरबाना अंदाज में बुड़बुड़ाया। लेकिन तुम्हारे हाथ किस तरह लगे? इमरान ने पिछली रात के वाकयात दोहरा दिए। इस दौरान में फयाज बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वो रुककर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मुझे कल ये इतला क्यों नहीं दी? तो अब दे रहा हूं इतला। उस मकान का पता भी बता दिया, जो कुछ बन पड़े कर लो। इमरान ने कहा। अब क्या वहां खाक फांकने जाऊं? हाँ हाँ, क्या हर्ज है। जानते हो ये कागजात कैसे हैं? फयाज ने कहा। अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। अच्छा तो मैं चला, फयाज कागज समेटकर चिरमी बैग में रखता हुआ बोला। क्या इन्हें इसी तरह ले जाओगे? इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा ना करो, मुझे तुम्हारे कातिलों का भी सुराग लगाना पड़े। क्यों? फोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। इमरान हंसकर बोला। कल रात से वो लोग मेरी तलाश में हैं। मैं रात भर घर से बाहर ही रहा था। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मकान की निगरानी जरूर हो रही होगी। खैर, अब तो मुझे बता सकते हो कि कागजात कैसे हैं। फयाज फिर बैठ गया। वो अपनी पेशानी से पसीना पहुंच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन इनमें सब नहीं है। फौरन ऑफिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर इन्हें लेकर सफर कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि ये हुकूमत का राज है। ऑफिसर खत्म कर दिया गया था। उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का एक आदमी भी था। उसके मुतल्लिक आज तक ना मालूम हो सका। शायद वो भी मार डाला गया होगा, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। लेकिन मैं जल्द ही इसे ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इमरान ने कहा। और सुनो, इन कागजात को अभी अपने पास ही दबाए रखो और हैंडबैग मेरे पास रहने दो। मगर नहीं, इसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं। और हाँ, उस इमारत के गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। आखिर क्यों? वहां मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, इमरान झुंझलाकर बोला। फयाज उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फ़ोन करने लगा। उसी रात को इमरान बुखलाया हुआ फयाज के घर पहुंचा। फयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बदअखलाकी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागज लगे थे जिनकी तलाश में अरसे से महकमा सुराग रसानी सर मार रहा था।
फयाज ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवाया। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात है, कहो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फयाज का दिल चाहा कि उसका सर दीवार से टकराकर सचमुच उसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया करे। वो कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। आह, तुम खामोश हो, इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला। मैं समझा शायद तुम्हें किसी और से प्रेम हो गया। इमरान के बच्चे, रहमान के बच्चे, इमरान ने जल्दी से कहा। तुम क्यों मेरी जिंदगी तल्ख किए हुए हो? ओहो, क्या तुम्हारी मादा दूसरे कमरे में सोई है? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए हो? एक इश्किया खत दिखाने के लिए, इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। इमरान ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर झुल्लाहट से फाड़ना चाहा। हाँ हाँ, इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे पहले पढ़ो तो मेरी जान, मजा ना आए तो मैसूले डाक बजिम्मा खरीदार। फयाज ने तुअन व करहन खत निकाला और फिर जैसे उसकी नजरें इस पर पड़ी, बेजारी की सारी अलामतें चेहरे से गायब हो गईं और इसकी जगह इस्तेजाब ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था। इमरान, अगर वह चिरमी हैंडबैग या उसके अंदर की कोई चीज पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसे वापस कर दो। बेहतरी सी में है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात जरूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5,000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने में पड़ेगी। फयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। लाओ इसे वापस करो, इमरान ने कहा। पागल हो गए हो? हाँ। तुम डर गए? फयाज हंसने लगा। हार्ट फेल होते होते बचाए, इमरान नाक के बल बोला। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? रिवॉल्वर? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठूंसते हुए बोला। अरे बाप रे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूंगा। बस कर्म करो, इमरान बुरा समूह बनाकर बोला। उसमें आवाज भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमजोर है। लाओ हैंडबैग वापस कर दो। क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो? अच्छा तो तुम नहीं दोगे? इमरान आंखें निकाल कर बोला। फजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फयाज साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूंगा। हैंडबैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस में भेज दिया गया है, तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। कन्फ्यूशियस ने कहा था। जाओ यार, खुदा के लिए सोने दो। 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला। अच्छा चलो तुम भी यहीं सो जाओ, फयाज ने बेबसी से कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा। क्या उस इमारत के गिर्द अब भी पैर है? हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ऑफिसर मुझसे इसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल अभी इसी वक्त खत्म कर दें। 30 मिनट में हम वहां पहुंचेंगे, बाकी बचे 20 मिनट। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11:30 बजे बताऊंगा। उठो। मैं इस वक्त आलम तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आखिर क्यों, कोई खास वजह? अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात नहीं करता, समझे? नाउ गेट अप। फयाज ने लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से उस दही इलाके की तरफ जा रही थी जहां वह इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फयाज से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मजावर को बातों में उलझाए रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, समझे? उसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ ना छोड़ना। इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फयाज को पहचान कर सलूट किया। फयाज ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मजावर के हुजरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मजावर गालिबन मुराकबे में बैठा था। फयाज की आहट पर उसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह देख रही थी। क्या है? उसने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं देखने आया था सब ठीक ठाक है या नहीं, फयाज बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। इन्हीं गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है। कुछ भी हो, फयाज ने कहा। हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोजाना लाशें बरामद होती रहें। अगर जरूरत समझी तो कब्र खुदवाई जाएगी, भस्म हो जाओगे। मुजावर गरज कर बोला। खून थूकोगे, मरोगे। क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजावर फिर गरजने बरसने लगा। इमरान बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजावर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मुजावर उछल कर मुड़ा। उसकी पुश्त की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खला नजर आ रहा था। फयाज बौखलाकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि यक बयक दीवार को क्या हो गया। वो इससे पहले भी कई बार इस कमरे में आ चुका था, लेकिन उसे भूलकर भी ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ कोई चोर दरवाजे भी हो सकता है। दफतन। मुजावर चीख मारकर उस दरवाजे में घुसता चला गया। फयाज बुरी तरह बौखला गया था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और फिर वो भी उसी दरवाजे में दाखिल हो गया। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। शायद वो किसी तय खाने में चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियां नजर आईं। यहाँ कब्रिस्तान की सी खामोशी थी।
फ़ियाज़ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को मुर्शद मर्द की कब्र से बरामद होते पाया, जिसका तावीज़ किसी संदूक के ढक्कन की तरह सीधा उठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी का दायरा सेन में चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर फ़ियाज़ ने मुजावर को वारदातों वाले कमरे से निकलते देखा। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वह फ़ियाज़ को देखकर चीखा। आओ अपने करतूत देख लो। वह फिर कमरे में घुस गया। फ़ियाज़ तेजी से उसकी तरफ झपटा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। यहाँ का बहुत सा प्लास्टर उधरा हुआ था और उसी जगह 5-5 इंच के फासले पर 3 बड़ी छुरियां नस्ब थीं। फ़ियाज़ आगे बढ़ा। उधड़े हुए प्लास्टर के पीछे एक बड़ा सा तहखाना था और इन छुरियों के दूसरे सिरे उसी में गायब हो गए थे। इन छुरियों के अलावा उस खाने में और कुछ ना था। मुजावर कहर आलूद नजरों से फ़ियाज़ को घूर रहा था। ये सब क्या है? फ़ियाज़ ने मुजावर को घूरते हुए कहा। मुजावर ने इस तरह गला साफ किया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खिलाफे तवक्को उसने फ़ियाज़ के सीने पर एक जोरदार टक्कर मारी और उछल कर भागा। फ़ियाज़ चारों शाने चित गिर गया। संभलने से पहले उसका दाहिना हाथ हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर बेकार, मुजावर ने कब्र में छलांग लगा दी थी। फ़ियाज़ उठकर कब्र की तरफ दौड़ा, लेकिन मुजावर के कमरे में पहुंचकर भी उसका निशान न मिला। फ़ियाज़ इमारत से बाहर निकल आया। ड्यूटी कांस्टेबल बदस्तूर अपनी जगहों पर मौजूद थे। उन्होंने भी किसी को भागते हुए आदमी के मुतल्लिक लाइल्म ज़ाहिर की। उनका ख्याल था कि इमारत से कोई बाहर निकला ही नहीं। अचानक उसे इमरान का ख्याल आया, आखिर वो कहाँ गया? कहीं उसी की हरकत ना हो। इस खुफिया खाने में क्या चीज़ थी? अब सारे मामलात फ़ियाज़ के जहन में साफ हो गए थे। लाश का राज, 3 जख्म जिनका दरमियानी फासला 5-5 इंच था। दफतन किसी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। फ़ियाज़ चौंक कर मुड़ा। इमरान खड़ा बुरी तरह बसोर रहा था। तो ये तुम थे? फ़ियाज़ उसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला। मैं था नहीं बल्कि हूँ। तवक्को है कि अभी 2-4 दिन जिंदा रहूंगा। वहां से क्या निकाला तुमने? चोट हो गई प्यारे, फरमाओ, इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला। वो मुझसे पहले ही हाथ साफ कर गई। मैंने तो बाद में ज़रा उस खुफिया खाने के मैकेनिज्म पर गौर करना चाहा था कि एक खटके को हाथ लगाते ही कब्र तिड़क गई, लेकिन वहां था क्या? वो बकिया कागजात जो उस चिरमी हैंडबैग में नहीं थे। क्या? अरे ओ अहमक, पहले ही क्यों ना बताया था? फ़ियाज़ अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। लेकिन वो अंदर घुसे किस तरह? आओ दिखाऊं, इमरान एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो फ़ियाज़ को इमारत के मगरबी गोशे की सिमत लाया। यहाँ दीवार से मिली हुई कद्दे आदम झाड़ियाँ थीं। इमरान ने झाड़ियाँ हटाकर टॉर्च रोशन की और फ़ियाज़ का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। दीवार में इतनी बड़ी नकब थी कि एक आदमी बैठकर बआसानी उससे गुजर सकता था। ये तो बहुत बुरा हुआ, फ़ियाज़ बुड़बुड़ाया। और वो पहुंचा हुआ फ़कीर कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो भी निकल गया। लेकिन तुम किस तरह अंदर पहुंचे थे? उसी रास्ते से। आज ही मुझे उन झाड़ियों का ख्याल आया था। अब क्या करोगे बकिया कागजात? फ़ियाज़ ने बेबसी से कहा। बकिया कागजात भी उन्हें वापस कर दूंगा। भला आधे कागजात किस काम के? जिसके पास भी रहें पूरे रहें। इसके बाद मैं बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कब्र अपने नाम लौट कर लूँगा। इमरान के कमरे में फ़ोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। वो करीब ही बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। उसने घंटी की तरफ ध्यान तक ना दिया। फिर आखिर घंटी जब बजती ही चली गई तो वो किताब मेज़ पर पटक कर अपने नौकर सुलेमान को पुकारने लगा। जी सरकार। सुलेमान कमरे में दाखिल होकर बोला। अबे देख, ये कौन उल्लू का पट्ठा घंटी बजा रहा है? सरकार, फ़ोन है। फ़ोन? इमरान चौंक कर फ़ोन की तरफ देखता हुआ बोला। अरे इसे उठाकर सड़क पर फेंक दे। सुलेमान ने रिसीवर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान माउथपीस में बोला। हाँ हाँ। इमरान, नहीं तो क्या कुत्ता भौंक रहा है? तुम कल रात रेस कोर्स के करीब क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। भाग जाओ गधे। इमरान ने माउथपीस पर हाथ रखे बगैर सुलेमान से कहा। क्या कहा? दूसरी तरफ से गुर्राहट सुनाई दी। ओह, वो तो मैंने सुलेमान से कहा था, मेरा नौकर है। हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछली रात को रेस कोर्स क्यों नहीं गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सुनो मेरे दोस्त, इमरान ने कहा। मैंने इतनी मेहनत मुफ्त नहीं की। हैंडबैग की कीमत 10,000 लग चुकी है। अगर तुम कुछ बढ़ो तो मैं सौदा करने को तैयार हूँ। शामत आ गई है तुम्हारी? हाँ मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई। इमरान ने आंख मारकर कहा। आज रात और इंतजार किया जाएगा। उसके बाद कल किसी वक्त तुम्हारी लाश शहर के किसी गटर में बहरी होगी। अरे बाप, तुमने अच्छा किया कि बता दिया। अब मैं कफन साथ लिए बगैर घर से बाहर न निकलूंगा। मैं फिर समझाता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। समझ गया, इमरान ने बड़ी सादतमंदी से कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने फिर किताब उठा ली और उसी तरह मशगूल हो गया जैसे कोई बात ही ना हो। थोड़ी देर बाद घंटी फिर बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और झुलाई हुई आवाज़ में बोला। अब मेरे टेलीफोन किसी यतीम खाने को प्रेजेंट कर दूंगा, समझे? मैं बहुत ही मकबूल आदमी हूँ। क्या मैंने मकबूल कहा था? मकबूल नहीं, मशगूल आदमी हूँ। तुमने अभी किसी रकम की बात की थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कलम नहीं, फाउंटेन पेन। इमरान ने कहा। वक्त बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हम भी उसकी कीमत 10,000 लगाती हैं। वेरी गुड, इमरान बोला। चलो तो ये तय रहा, बैग तुम्हें मिल जाएगा आज रात को।
क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? इमरान ने पूछा। उसी तरह जैसे पहली उंगली दूसरी उंगली को जानती है। गुड, इमरान चुटकी बजाकर बोला। तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं अजली अहमक हूं। तुम? हाँ, मैं। रेस कोर्स बड़ी सुनसान जगह है। अगर बैग लेकर तुमने मुझे ठाएं कर दिया तो मैं किससे फरियाद करूंगा? ऐसा नहीं होगा, दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं बताऊं, तुम अपने किसी आदमी को रुपए देकर टिप टॉप नाइट क्लब में भेज दो। मैं मधुबाला की जवानी की कसम खाकर कहता हूं कि बैग वापस कर दूंगा। अगर कोई शरारत हुई तो मुझे मुर्गा बना देना। अच्छा, लेकिन याद रखना कि तुम वहां भी रिवॉल्वर की नाल पर रहोगे। फिक्र न करो, मैंने आज तक रिवॉल्वर की शक्ल नहीं देखी। इमरान ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक 8 बजे के करीब इमरान अपनी बगल में एक चिरमी हैंडबैग दबाए टिप टॉप नाइट क्लब पहुंच गया। करीब करीब सारी चीजें भरी हुई थी। इमरान ने बार के करीब खड़े होकर मजमा का जायजा लिया। आखिर उसकी नजर एक मेज पर रुक गई, जहां लेडी जहांगीर एक नौजवान औरत के साथ बैठी जर्द रंग की शराब पी रही थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के करीब पहुंच गया। आहा माय लेडी, वो कदरे झुककर बोला। लेडी जहांगीर ने उसे तीखी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। हेलो इमरान, वो अपना दाना हाथ उठाकर बोली। तुम्हारे साथ वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है। ये है मिस तस्नीम, खान बहादुर जफर तस्नीम की साहबजादी, और ये अली इमरान, MSc PhD। इमरान ने अहमकों की तरह कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तस्नीम बोली। लहजा बेवकूफ़ बनाने का सा था, मुझे अफसोस हुआ। क्यों? लेडी जहांगीर ने हैरत ज़दा आवाज में कहा। मैं समझता था कि शायद इनका नाम गुलफाम होगा। क्या बेहूदगी है, लेडी जहांगीर झुंझला गई। सच कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। तस्नीम इनके लिए कतई मौजू नहीं। ये तो किसी ऐसी लड़की का नाम हो सकता है जो तपदिक में मुब्तला हो। तस्नीम, बस नाम की तरह कमर झुकी हुई। तुम शायद नशे में हो। लेडी जहांगीर ने बात बनाई। लो और पियो। फालूदा है? इमरान ने पूछा। डियर तस्नीम, लेडी जहांगीर जल्दी से बोली। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये बहुत पुरमजाक आदमी है। ओ इमरान, बैठो ना। बुरा मानने की क्या बात है? इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूंगा। तस्नीम बुरी तरह झींप रही थी और शायद अब उसे अपने रवैये पर अफसोस भी था। अच्छा, मैं चली। तस्नीम उठती हुई बोली। मैं खुद चला, इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। माय डियर्स, तुम दोनों बैठो। लेडी जहांगीर दोनों का हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। और मैं, इमरान सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम पर 1000 काम कुर्बान कर सकता हूँ। बको मत झूठे, तुम मुझे ख्वामखा गुस्सा दिलाते हो। मैं तुम्हें पूछता हूँ स्वीटी, मगर उस बुढ़े की जिंदगी में तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। नहीं डियरेस्ट, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। नहीं, दिल का लगा। बस बस, बाज़-औक़ात तो तुम बहुत ज़्यादा चीप हो जाते हो। आई एम सॉरी, इमरान ने कहा और उसकी नज़रें करीब ही की एक मेज़ की तरफ उठ गईं। यहाँ एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे घूर रहा था। इमरान ने हैंडबैग मेज़ पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर सामने बैठा हुआ आदमी उसे आंख मारकर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी उसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने गिलास की तरफ देख रही थी और शायद उसके ज़हन में कोई इंतहाई रोमान अंगेज जुमला कुलबुला रहा था। मैं अभी आया, इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा और उस आदमी की मेज़ पर चला गया। लाए हो? उसने आहिस्ता से कहा। ये क्या रहा? इमरान ने हैंडबैग की तरफ इशारा किया, फिर बोला, तुम लाए हो? हाँ, उस आदमी ने लाए हुए हैंडबैग पर हाथ रखते हुए कहा। तो ठीक है, इमरान ने कहा, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ। क्यों? वो उसे घूरता हुआ बोला। कप्तान फयाज को मुझ पर शुबा हो गया है। हो सकता है उसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया हो। कोई चाल? हरगिज नहीं, आजकल मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं। आदमी हैंडबैग लेकर खड़ा हो गया। यार, रुपए मैंने अपना मकबरा तामीर कराने के लिए नहीं हासिल किए, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर वो उस आदमी को बाहर जाते देखता रहा। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। वो उस आदमी का दिया हुआ हैंडबैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास आ बैठा। वो आदमी हैंडबैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब की कंपाउंड के पार्क से 2 आदमी उसकी तरफ बढ़े। क्या रहा? एक ने पूछा। मिल गया, बैग वाले ने कहा। कागजात हैं भी या नहीं? मैंने खोलकर नहीं देखा, गधे हो। वहां कैसे खोलकर देखता? लाओ, इधर लाओ, उसने हैंडबैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वो चौंक कर बोला, ओह, ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा लेकिन इसमें कुफल लगा हुआ था। चलो यहाँ से, तीसरा बोला। यहाँ खोलने की जरूरत नहीं। कंपाउंड के बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गई। उनमें से एक कार ड्राइव करने लगा। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से एक, जो काफी मुअम्मर मगर अपने दूसरे साथियों से ज्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंडबैग का कुफल खोलने लगा। और फिर जैसे ही हैंडबैग का फ्लैप उठाया गया, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी बेसाख्ता उछल पड़े। कोई चीज बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई।
और कार सड़क के किनारे के एक दरख्त से टकराते टकराते बची। रफ्तार ज्यादा नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई दकीका बाकी नहीं रह गया था। 3 बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। शट अप! बूढ़ा हलक के बल चीखा। तुम गधे हो, तुम्हारी बदौलत। जनाब, मैं क्या करता, मैं उसे वहां कैसे खोल सकता था? इसका भी तो ख्याल था कि कहीं पुलिस ना लगी हो। बकवास मत करो, पहले ही इत्मीनान कर चुका था, वहां पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब उस लौंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोको। कार रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कार में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत सी औरत। दोनों शराब पी रहे थे। गलत है, इमरान शराब नहीं पीता। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। चलो वापस चलो, वो कुछ देर बाद बोला। मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा, बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा। नहीं, वो तुम्हारी तरह अहमक नहीं है, बूढ़ा झुंझलाकर बोला। उसने हमें धोखा दिया है, तो खुद भी गाफिल ना होगा। तब तो वो क्लब से ही चला गया होगा। बहस मत करो, बूढ़े ने गरज कर कहा। मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, ख्वाह वो अपने ही घर में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से वो भी बाहर निकला और उसने कंपाउंड के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। वह फिर अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थी। जरा खाना हजम कर रहा हूं। इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रहीं। वो फिर उठा। अब वो टेलीफोन बूथ की तरफ जा रहा था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोला, हेलो सुपर फ्याज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बस अब रवाना हो जाओ। रिसीवर रखकर वो फिर हॉल में चला आया, लेकिन वो इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज पर जा बैठा जहां 3 आदमी पहले ही से बैठे हुए थे और ये तीनों उसके शनासा थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान उनके साथ कह के लगाता रहा, लेकिन इस दौरान बार बार उसकी नजरें दाखिले के दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। अचानक उसे दरवाजे में वह बूढ़ा दिखाई दिया जिससे उसने चंद रोज कबल कागजात वाला हैंडबैग छीना था। इमरान और ज्यादा इन्हमाक से गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने दाहिने छाने में किसी चीज की चुभन महसूस की। उसने कनखियों से दाहिनी तरफ देखा। बूढ़ा उससे लगा खड़ा था और उसका बायां हाथ कोट की जेब में था और उसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज इमरान के छाने में चुभ रही थी। इमरान को यह समझने में दुश्वारी न हुई कि वो रिवॉल्वर की नाली हो सकती थी। इमरान साहब, बूढ़ा बड़ी खुशी खलाकी से बोला, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले चलेंगे? आहा चचा जान, इमरान चहक कर बोला, जरूर जरूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत ना होनी चाहिए। आप चलिए तो, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे उस गधे की हरकत पर अफसोस है। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी। वो दोनों बाहर आए। फिर जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए। कागजात कहाँ हैं? बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। दफतन इमरान ने बूढ़े का बायां हाथ पकड़कर थोड़ी के नीचे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाल लिया। मैं कहता हूँ वो 10,000 कहाँ है? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाड़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर उन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक जिद्दोजहद का आगाज हो गया। वो तीनों बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। सुपर फ्याज, इमरान ने चीख कर कहा, दाढ़ी वाला। लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वो मेहंदी की बाड़ फलांगने ही वाला था कि इमरान के रिवॉल्वर से शोला निकला। गोली टांग में लगी और बूढ़ा मेहंदी की बाड़ में फंस कर रह गया। अरे बाप रे! इमरान रिवॉल्वर फेंक कर अपना मुंह पीटने लगा। वो दोनों पकड़े जा चुके थे। फ्याज जख्मी बूढ़े की तरफ झपटा, जो अब भी भाग निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। फ्याज ने टांग पकड़कर मेहंदी की बाड़ से घसीट लिया। ये कौन? फ्याज ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। फायर की आवाज सुनकर पार्क में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। बूढ़ा बेहोश नहीं हुआ था, वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा था। इमरान ने झुककर उसकी मसनूई दाढ़ी नोच ली। हाय! फ्याज तकरीबन चीख पड़ा। सर जहांगीर! सर जहांगीर ने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान की ठोकर ने उसे बाज रखा। हाँ, सर जहांगीर, इमरान बुड़बुड़ा। एक गैर मुल्क का जासूस, कौम फरोश गद्दार। दूसरे दिन कैप्टन फ्याज इमरान के कमरे में बैठा उसे तहय्युर आमेज नजरों से घूर रहा था और इमरान बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मुझे खुशी है कि एक बड़ा गद्दार और वतन फरोश मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। भला कौन सोच सकता था कि सर जहांगीर जैसा मुअज़्ज़ज़ और नेक आदमी भी किसी गैर मुल्क का जासूस हो सकता है। मगर वो कबर का मजावर कौन था? फ्याज ने बेसब्री से पूछा। मैं बताता हूँ, लेकिन दरमियान में टोकना मत। वो बेचारा अकेला ही ये मरहला तय करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका खेल बिगाड़ दिया। पिछली रात वो मुझे मिला था, उसने पूरी दास्तान दोहराई और अब शायद हमेशा के लिए रूपोश हो गया।
उसे बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है। अब वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। मगर वो है कौन? अय्याज चौंको नहीं, मैं बताता हूँ। यही अय्याज वो आदमी है जो फौरन ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ कागजात समेत सफ़र कर रहा था। आधे कागजात उसके पास थे और आधे सेक्रेटरी के पास। उन पर डाका पड़ा। सेक्रेटरी मारा गया और अय्याज किसी तरह बच गया। मुजरिमों के हाथ सिर्फ आधे कागजात लगे। अय्याज फौरन ऑफिस की सीक्रेट सर्विस का आदमी था, वो बच गया। लेकिन उसने ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी। वो दरअसल अपने ज़माने का माना हुआ आदमी था। इसलिए इस शिकस्त ने उसे मजबूर कर दिया कि वह मुजरिमों से आधे कागजात वसूल किए बगैर ऑफिस में पेश न हो। वो जानता था कि आधे कागजात मुजरिमों के किसी काम के नहीं। वो बाकी आधे कागजात के लिए उसे ज़रूर तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने मुजरिमों का पता लगा लिया, लेकिन उनके सरगना का सुराग न मिल सका। वो हकीकतन सरगना ही को पकड़ना चाहता था। दिन गुजरते गए लेकिन अय्याज को कामयाबी न हुई। फिर उसने एक नया जाल बिछाया। उसने वह इमारत खरीद ली और उसमें अपने एक वफादार नौकर के साथ जिंदगी बसर करने लगा। इस दौरान में उसने अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए एक कब्र दरियाफ्त की और वो सारा मैकेनिज्म तरतीब दिया। अचानक उसी जमाने में उसका नौकर बीमार होकर मर गया। अय्याज को एक दूसरी तरकीब सूझ गई। उसने नौकर पर मेकअप करके उसे दफन कर दिया और उसके भेस में रहने लगा। इस कार्रवाई से पहले उसने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम मुंतकिल कर दी और सिर्फ एक कमरा रहने दिया। इसके बाद ही उसने मुजरिमों को इस इमारत की तरफ मुतवज्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए कि मुजरिमों को यकीन हो गया कि मरने वाला सीक्रेट सर्विस ही का आदमी था और बकिया कागजात वो इस इमारत में कहीं छुपा कर रखी है। अभी हाल में उन लोगों की रसाई उस कमरे तक हुई जहां हमने लाशें पाई। दीवार वाले खुफिया मैकेनिज्म में सचमुच कागजात थे। इसका इशारा भी उन्हें अय्याज ही की तरफ से मिला था। जैसे ही कोई आदमी खाने वाली दीवार के नज़दीक पहुंचता, अय्याज कब्र के तावीज़ के नीचे से डरावनी आवाज़ें निकालने लगता और दीवार के करीब पहुंचा वो आदमी सहम कर दीवार से चिपक जाता। उधर अय्याज कब्र के अंदर से मैकेनिज्म को हरकत में लाता और दीवार से 3 छुरियां निकलकर उसकी पुश्त में पेवस्त हो जाती। ये सब उसने महज सरगना को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन सरगना मेरे हाथ लगा। अब अय्याज शायद जिंदगी भर अपने मुतल्लिक किसी को कोई इतला ना दे। और कैप्टन फयाज, मैंने उससे वादा किया है कि उसका नाम केस के दौरान में कहीं ना आने पाएगा, समझे? और तुम्हें मेरे वादे का पास करना पड़ेगा और तुम अपनी रिपोर्ट इस तरह मुरतब करो कि उसमें कहीं महबूबा यकचशम का नाम भी ना आने पाए। वो तो ठीक है, फयाज जल्दी से बोला। वो 10,000 रुपये कहाँ हैं जो तुमने सर जहांगीर से वसूल किए थे? हाँ ठीक है, इमरान अपने दीदे फिरा कर बोला। आधा आधा बांट लें, क्यों? बकवास है, उसे मैं सरकारी तहवील में दूंगा, फयाज ने कहा। हरगिज नहीं। इमरान ने झपट कर वो चिरमी हैंडबैग मेज से उठा लिया जो उसे पिछली रात सर जहांगीर के एक आदमी से मिला था। फयाज ने उसे हैंडबैग छीन लिया और फिर वो उसे टटोलने लगा। खबरदार, होशियार। इमरान ने चौकीदारों की तरह हाँक लगाई, लेकिन फयाज हैंडबैग खोल चुका था। और फिर जो उसने अरे बाप कहकर छलांग लगाई है तो एक सोफे ही पर जाकर पनाह ली। हैंडबैग से एक स्याह रंग का सांप निकलकर फर्श पर रींग रहा था। अरे खुदा तुझे गारत करे इमरान के बच्चे, कमीने। फयाज सोफे पर खड़ा होकर धाड़ा। सांप फन काटकर सोफे की तरफ लपका। फयाज ने चीख मारकर दूसरी कुर्सी पर छलांग लगाई। कुर्सी उलट गई और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। इस बार अगर इमरान ने फुर्ती से अपने जूते की एड़ी सांप के सर पर ना रख दी होती तो उसने फयाज को डस ही लिया होता। सांप का बकिया जिस्म इमरान की पिंडली से लिपट गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पिंडली की हड्डी टूट जाएगी। ऊपर से फयाज उस पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों से अपना पीछा छुड़ाया। तुम बिल्कुल पागल हो, दीवाने, वैशी, फयाज हाँफता हुआ बोला। मैं क्या करूं जाने मन। खैर, अब तुम इसे सरकारी तहवील में दे दो। अगर कहीं मैं रात को जरा सा भी चूक गया होता तो इसने मुझे अल्लाह मियां की तहवील में पहुंचा दिया होता। क्या सर जहांगीर? हाँ, हम दोनों में मेंढकों और सांपों का तबादला हुआ था, इमरान ने कहा और मगमूम अंदाज में च्युइंगम चबाने लगा। और फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी हमाकत तारी हो गई थी।